हेलो एंड वेलकम टू ऑफिसर बिटिया वे डिस्कसिंग डेली करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस। तो शुरू करते हैं आज के डिस्कशन के साथ। द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट व्हाइट स्वैन स्ट्रैटेजिक मिसाइल बॉम्बर, जो कि रशिया ने अपने डिफेंस सिस्टम में अब इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है। एक तरह से इसका जो नाम है दैट इज न्यू तपोलेव TU-160M। एक तरह से मिसाइल बॉम्बर है, इसको व्हाइट स्वैन भी बोला जा रहा है। एक तरह से इसका निक नेम यहाँ पर रखा गया है। कुछ फीचर्स देखते हैं इसके। जो इसकी फ्लाइंग कैपेसिटी है ये 600 मीटर तक फ्लाई कर सकता है, जो इसकी हाइट है। एंड ये बेसिकली न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी करने के लिए बनाया गया है। एंड अभी तक सबसे हैवीएस्ट सुपरसोनिक मिसाइल एयरक्राफ्ट है जो रशिया ने डेवलप किया है। अब रशिया ने इस टाइम पर क्यों शो किया? क्योंकि रशिया और नाटो, जो कि हमने कल इशू डिस्कस किया था, उसके बीच में टेंशन्स इंक्रीज होती जा रही है। तो रशिया अब अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी दिखा रहा है कि अगर इन केस कोई अटैक होता है तो वी आर रेडी, वी आर शोइंग योर वेपन्स, कि हम तैयार हैं कोई भी वॉर के लिए या कोई भी बैटल के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर टेंशन और ज़्यादा एस्केलेट होती नज़र आ रही है। एंड जो व्हाइट स्वैन है ये 34 टन ऑफ पे लोड कैरी कर सकता है। एंड एक टाइम पे 24 क्रूज मिसाइल्स को डिलीवर कर सकता है। एंड 14,000 किलोमीटर भी ट्रेस कर सकता है विदाउट रिफ्यूलिंग। 14,000 किलोमीटर एक बार में रन कर सकता है। इसको बार बार फ्यूल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड अगर इसको बाई चांस ज़्यादा टाइम के लिए एयर में रहना है तो ये भी एक दिन से ज़्यादा कंटिन्यूसली एयर में रह सकता है। सो दीज आर द क्वालिटीज़ जो व्हाइट स्वैन में इनकॉर्पोरेट की गई हैं। अब देखते हैं कि व्हाइट स्वैन रिलेटेड कैसा यूक्रेन क्राइसिस है। जो व्हाइट स्टैंड है ये बेसिकली रिमॉडल किया गया है TU-160 का। जो TU-160 है ये सोवियत यूनियन ने डेवलप किया था। जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया था 1991 में, तो जो उनकी 194th रेजिमेंट थी वो बच गई थी। वो सिर्फ यूक्रेन में ही पोजीशन थी। एंड जो यूक्रेन में पोजीशन थी तो उनके पास कुछ एयरक्राफ्ट भी थे TU-160। एंड ये जो TU-160 ये उसके बाद से यूज़ में नहीं आए हैं, क्योंकि उसके बाद हमने कोई भी बैटल रशिया या नाटो या फिर यूएस के साथ कोई भी बैटल नहीं हुआ है, इसलिए ये अनयूज रह गए थे। 1998 में यूएस कंपनीज जब मिसाइल कैरियर्स को कट कर दिया था तब उनको स्क्रैप कर दिया गया था ताकि उनमें से मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाए। लेकिन अब जब दोबारा टेंशन बढ़ रही है तब इसका एडवांस वर्जन तपोलेव TU-160 को व्हाइट स्वैन या फिर ब्लैक स्वैन अनवील किया गया है, ताकि बताया जाए कि हम भी किसी से कम नहीं है, हमारे पास भी बहुत ज़्यादा वॉरहेड एंड न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ के जो मिसाइल बॉम्बर है वो यहाँ पर मौजूद है। सो दिस इज़ द थिंग दैट द रशिया इज़ ट्राइंग टू शोकेस टू द वर्ल्ड ऑल्सो। कुछ की फीचर्स देखते हैं। ये सुपरसोनिक मिसाइल बॉम्बर है, लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट है, जिसकी मैक 2+ मिलिट्री बॉम्बर है जो ये वर्ल्ड में लाया गया है। इसको डिज़ाइन किसने किया है? टेपोलेव ने डिज़ाइन किया है। एंड कजान एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन एसोसिएशन ने इसको बनाया है। जो व्हाइट स्वैन है वो एक तरह से हैवी बॉम्बर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट पेलोड का ये जो वॉरहेड है वो कैरी करता है, लॉन्गेस्ट रेंज है एंड स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है ये, जो कि 20th सेंचुरी में बनाया गया है। अब नाटो का रिपोर्टिंग नेम देखते हैं, दैट इज़ ब्लैक जैक। जो नाटो है उनका रिपोर्टिंग नेम एक तरह से मिलिट्री इक्विपमेंट होता है चाइना, रशिया एंड ईस्टर्न ब्लॉक का। जो ईस्टर्न ब्लॉक होते हैं उसमें रशिया एंड जो कंट्रीज़ है वार्सा पैक्ट जिन्होंने साइन किया हुआ है वो कंट्रीज़ आ रहे हैं, जो इंग्लिश नेम्स दे रहे हैं अपने मिलिट्री इक्विपमेंट को, जो कि इन कंट्रीज़ ने बनाए हैं। एंड जो नाटो का रिपोर्टिंग नेम है व्हाइट स्वैन का वो है ब्लैक जैक। तो नाटो व्हाइट स्वैन को ब्लैक जैक बुला रहे हैं। सो दिस इज़ अबाउट द न्यूज़ यू हैव सीन अबाउट कैसे मेजर चेंजेस आ रहे हैं वर्ल्ड डायनेमिक पॉलिटिक्स में। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो, दैट इज़ ISRO। तो डॉक्टर एस सोमनाथ को बना दिया गया है नया चेयरमैन ऑफ इसरो। ये K-Sivan के बाद आए हैं एंड ये 4th केराटाइल हैं जिन्होंने टॉप मोस्ट प्लेस ऑक्यूपाई की है इसरो में। जो प्रीवियस कैरेटाइल्स थे वो कौन कौन से थे? के राधाकृष्णन, माधवन नायर एंड के कस्तूरी रंगन। सो दिस इज द 4th पर्सन जिन्होंने कैरेटाइल रैंक को हासिल करके इसरो के टॉप चेयरमैन ये बन गए हैं। अब देखते हैं सिवन के बारे में। जो K-Sivan पहले चीफ रह चुके हैं। जो सोमनाथ था वो नॉमिनेटेड हुए हैं बैक इन 2019। ये सीनियरिटी के बेसिस पर हम इसमें चेयरमैनशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। जो टर्म था सिवन जी का उनको 1 ईयर के लिए एक्सटेंड भी हमने किया था। अब कुछ बैकग्राउंड देखते हैं अबाउट सोमनाथ जी। जो सोमनाथ जी उन्होंने अपनी कॉलेज डिग्री महाराजा कॉलेज एर्नाकुलम से किया है, स्टडीड इंजीनियरिंग NTKM कॉलेज। बाद में उन्होंने VSSC सेंटर ज्वाइन किया था इन 1995।
He also completed his master's in Indian Institute of Science in Aerospace and Engineering. So this is the short background of his education. अब कुछ काम देखते हैं जो उन्होंने इसरो में किया है। वो PSLV प्रोजेक्ट से रिलेटेड थे, वो इसी पर्टिकुलर फील्ड में काम करते थे। यहाँ पर हमने उनके अंडर द लीडरशिप टेस्ट फ्लाइट ऑफ LVM-3K दैट इज़ केयर को कंप्लीट किया था एंड एसोसिएटेड डायरेक्टर भी बन गए थे इसरो के 2010 में। लेटर इनको प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी बना दिया गया था मैक 3 का, GSLV मैक 3। 2014 में ये डिप्टी डायरेक्टर हो गए थे ऑफ प्रोपल्शन एंड स्पेस ऑर्डिनरी एंटिटी। 2015 में ही वाज अ डायरेक्टर ऑफ लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम एट वलियामिला तिरुवनंतपुरम। नाउ ही इज द डायरेक्टर ऑफ विक्रम भाई सारा स्पेस स्टेशन। तो दिस इज द वर्क हिस्ट्री, हिज अचीवमेंट्स जो इन्होंने इतने अरसे से काम किया है। अब इसके अपॉइंटमेंट के बारे में देखते हैं, इनको कैसे अपॉइंट किया गया है। इनको अपॉइंट किया गया है पर्सनल मिनिस्ट्री के द्वारा एंड ये डायरेक्टर अब इसरो के रहेंगे फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। जो इसका टेन्योर है वो एक्सटेंड किया जाएगा अगर पब्लिक की डिमांड रही, पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पर, कि जहाँ पर हमें लगी ज़रूरत है कि इनको एक्सटेंड करना चाहिए, 1 साल का टेन्योर और देना चाहिए, तब गवर्नमेंट इसको कंसीडर कर सकती है। सोमनाथ जी हैं, उनके अचीवमेंट, उनका स्पेशलाइजेशन कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स में, जैसे कि स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, लॉन्च व्हीकल सिस्टम इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल डायनामिक्स, मैकेनिज्म डायनामिक्स एंड पायरोटेक्निक्स। सो दिस इज़ द प्रोफाइल जिसके बेसिस पर ये काम करते हैं। अब चेयरमैन देखते हैं इसरो के। जो चेयरमैन होता है इसरो का, ही इज़ द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी होते हैं। एग्जेक्टिव होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के एंड जो डिपार्टमेंट है वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट भी करते हैं। एंड जो विक्रम साराभाई थे अभी तक सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन रहे हैं इसरो के। उन्होंने 12 ईयर्स तक इसरो में काम किया है एज अ चेयरमैन। 1962 में उन्होंने नेहरू जी को बोला था कि आप नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च बनाएं एंड इसको बनाने की बात की जा रही थी अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। बाद में ये इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च ही इसरो बनी इन 1969। तो यू शुड नो कि इसरो 1969 में एज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो गया था, लेकिन ये पहले ही चल रहा था, इसका सिर्फ नेम चेंज हुआ था। ओके, सो दिस वाज अबाउट दिस न्यूज़। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। तो अब हमारी पूरी स्टेट्स की फॉरेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस स्टेट में फॉरेस्ट में कमी आई है, फॉरेस्ट कवर बढ़ा है एंड किस स्टेट में फॉरेस्ट कवर कम हुआ है। मैंग्रोव्स के बारे में भी देखेंगे एंड कुछ और जानकारी देखेंगे जो ये रिपोर्ट हमें प्रोवाइड कर रही है। जाने से पहले हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री कौन सी है जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश करती है। दैट इज़ योर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। जो अक्टूबर 21 था उनमें अमेंडमेंट की प्रपोज किया गया था टू द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ताकि कुछ चेंजेस लेकर आए जा सकें, ताकि हमारा जो फॉरेस्ट गवर्नेंस है वो और अच्छे से हो सके, ताकि हमारा जो फॉरेस्ट कवर है कंट्री में वो बढ़ सके और फॉरेस्ट की कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन भी इक्वली हो सके। तो दिस इज़ द डाटा, यहाँ पर आप देख सकते हो। कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी हैं। डार्क ग्रीन जहाँ पर डार्केस्ट ग्रीन है, दीज आर द एरियाज जहाँ पर आपका फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है एंड सबसे कम एरिया भी आप देख सकते हो यहाँ पर फॉरेस्ट कवर डिक्रीज भी हुआ है। गेन्स किसके स्टेट में जहाँ पर फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, दीज आर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक एंड झारखंड। तो आपका बेसिकली सेंट्रल इंडिया के स्टेट्स में फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। लॉसेस देखते हैं, लॉसेस हुआ है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम एंड मेघालय। तो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में गिरावट आई है फॉरेस्ट कवर में। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जहाँ पर सबसे मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर हुआ करता था वहाँ पर कमी हमें आती नज़र आ रही है। इनके रीजंस देखेंगे क्यों आ रही है, तो इसके बारे में डिटेल में अब देखते हैं। पहले देखते हैं कि फॉरेस्ट रिपोर्ट है क्या, क्या स्टडी करती है। इंडिया का फॉरेस्ट एंड ट्री कवर देखती है और ये जो रिपोर्ट है हर 2 साल बाद के बाद पब्लिश होती है बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसको पब्लिश करते हैं। ये फर्स्ट सर्वे है 1987 में पब्लिश हुआ था एंड उसके बाद अब जो 2021 वाला था वो 17th सर्वे हमारा हो रहा है। इंडिया में ही ऐसी जो कुछ और कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पर इंडिया जैसे ये सर्वे कंडक्ट किया जाता है हर 2 साल के बाद, ताकि जो हमारी फॉरेस्ट की स्टेट ऑफ रिपोर्ट है, प्रेजेंट स्टेट सिचुएशन है, उसके बारे में हमें पता चल सके। क्योंकि अगर हमें प्रेजेंट स्टेट के बारे में पता चलेगा तभी हम गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्प कर पाएंगे। गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स लाएंगी जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाउ टू इम्प्रूव आवर फॉरेस्ट कवर। यहाँ पर जो ये रिपोर्ट है ये 3 कैटेगरीज में फॉरेस्ट को डिवाइड करती है। दैट इज़ वेरी डेंस फॉरेस्ट, जहाँ पर कैनोपी डेंसिटी 70% से ज़्यादा होती है।
मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जहाँ पर कैनोपी 40 से 70% होती है, एंड ओपन फॉरेस्ट जहाँ पर कैनोपी 10 से 40% के बीच में होती है। स्क्रब्स आर ऑल्सो सर्वेड, स्क्रब्स को भी काउंट करते हैं, बट वो फॉरेस्ट के अंदर कैटेगराइज नहीं होता क्योंकि उनकी कैनोपी डेंसिटी 10% से कम होती है। कैनोपी डेंसिटी हम किसको बोल रहे हैं? जो आपका फॉरेस्ट होता है, सपोज दीज आर द ट्रीज इन द फॉरेस्ट, तो दिस इज द कैनोपी जो आपको ऊपर से दिखती है कि कितना घना जंगल है, तो आप उसको कैनोपी जो उसका टॉप क्राउन देखते हो ट्रीज का, कि उसके बेसिस पर ट्री में कितने डेंसली जो कवर्ड एरिया है उसके बेसिस पर हम काउंट करते हैं, उसके बेसिस पर ये सर्वे किया जा रहा है। अब फीचर्स देखते हैं इस रिपोर्ट के। पहली बार यहाँ पर कुछ चीज़ें हुई हैं इस पर्टिकुलर सर्वे में, जैसे कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर हमने टाइगर रिजर्व्स में, टाइगर कॉरिडोर्स में, गिर फॉरेस्ट में जहाँ पर एसिटिक लॉयन है वहाँ का भी फॉरेस्ट कवर काउंट किया है। जो टाइगर कवर है टाइगर कॉरिडोर्स में वो भी इंक्रीज़ हुआ है 0.3.2% से, बट अब यहाँ पर डिक्रीज़ हमें देखने को मिल रहा है। फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हुआ है 20 टाइगर रिजर्व्स में 10 सालों में एंड डिक्रीज इन 32। तो यहाँ पर डिक्रीज़ का भी डाटा गिवन है कि किन पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व्स में इंक्रीज़ हो रहा है एंड किन पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व्स में डिक्रीज़ हो रहा है। जो बक्सा है, अनामलाई है, इंद्रावती रिजर्व्स हैं, इन यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन डिक्रीज़ कहाँ पर हुआ है? कवल, बाद्रा एंड सुंदरबंस रिजर्व्स। जो पक्के टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पर हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है नियरली 97%। तो यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछेगा कि पक्के टाइगर रिजर्व हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर अमंग टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब कुछ इंक्रीमेंट देखते हैं किस पर्टिकुलर एरिया में इंक्रीमेंट हो रहा है। जो फॉरेस्ट ट्री कवर है कंट्री में वो इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पर हमने देखा है कि पिछले 2 सालों में 1540 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इंक्रीज हुआ है। अब जो प्रेजेंट इंडिया का टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर है दैट इज 713,789 स्क्वायर किलोमीटर्स, जो 21.71% है कंट्री का जोग्राफिकल एरिया, एंड इसको हम 21.67% इंक्रीज मान रहे हैं। तो 2 सालों में 21.67% का इंक्रीज हुआ है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड इंक्रीज कि आपने 21% का इंक्रीज किया है। एंड जो ट्री कवर है वो भी 721 स्क्वायर किलोमीटर से इंक्रीज हुआ है। तो ट्री कवर की डेफिनेशन देखते हैं। ट्री कवर होता है जो ट्री पैचेस होते हैं जिनकी साइज 1 हेक्टेयर से कम होते हैं एंड जिनको हम रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से बाहर मानते हैं, क्योंकि जो ट्री है उसके अंदर सारी फॉर्मेशंस होती हैं इंक्लूडिंग स्कैटर्ड ट्रीज। तो हम हर एक टाइप को यहाँ पर ट्री ले रहे हैं, चाहे वो स्कैटर्ड हो या फिर वो डेंसली हो, लेकिन अगर हम ट्री कवर की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो हम उस पर्टिकुलर एरिया को लेते हैं जहाँ पर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से जो बाहर काउंट होते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर डाटा कितना इंक्रीज हो रहा है फॉरेस्ट में, कितना डिक्रीज हो रहा है, किस स्टेट में कितना परसेंटेज चेंज आया है। जहाँ पर हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है दीज आर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा, एंड कुछ 5 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जहाँ पर हमें कम मिला है, जहाँ पर हमारा लॉस हुआ है फॉरेस्ट कवर का, दीज आर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। तो नॉर्थ ईस्ट की हमारी जो स्टेट्स हैं वहाँ पर हमें कम फॉरेस्ट कवर देखने को मिल रहा है। तो अब देखते हैं कि हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर किस पर्टिकुलर स्टेट्स में है। मध्य प्रदेश में, तो आपको ध्यान रखना है एमपी में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। अगर हम परसेंटेज फॉरेस्ट कवर की बात करें तो टॉप 5 स्टेट्स आती हैं आपकी मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर एंड नागालैंड, जिसमें लोस्ट हुआ फॉरेस्ट कवर। तो यहाँ पर अगर हम परसेंटेज चेंज इंक्रीज होने की बात कर रहे हैं तो वो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ही है। तो फॉरेस्ट एरिया की डेफिनेशन देखते हैं। जो टर्म है फॉरेस्ट एरिया, इसका मतलब होता है कि जो लीगल स्टेटस है लैंड का, जो गवर्नमेंट देती है, जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है, वेयर एज जो फॉरेस्ट कवर है वहाँ पर कि हम कितना प्रेजेंस है ट्रीज का ओवर अ पर्टिकुलर लैंड, उसका फॉरेस्ट कवर बोलते हो, और फॉरेस्ट एरिया, तो दोनों डिफरेंट टर्म्स है। यहाँ पर डेफिनेशन दी गई, यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन इन योर नोट्स एंड ऑल्सो पॉज द वीडियो इफ यू हैव एनी डाउट, जस्ट बिकॉज ये छोटी छोटी डेफिनेशंस होती हैं हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सो ट्राई अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो। अब मैंग्रोव्स के बारे में देखते हैं। मैंग्रोव्स, सो दीज आर द मैंग्रोव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे कोस्टल स्टेट्स में अगर लगाए जाएं, जैसे कि सुंदरबंस में है, वेस्ट बंगाल में है, एंड हमारे कोस्टल एरिया जो है वहाँ पर भी है, बट इनकी पॉपुलेशन भी काफ़ी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से जो इफ़ेक्ट है वो बहुत सिवियर हो रहा है। क्योंकि जो मैंग्रोव्स हैं ये विविपैरिटी होते हैं, ये बहुत ज़्यादा पोरस होते हैं और ये इनकी जो ब्रांचेस होते हैं वो नीचे तक गई होती हैं, जिसकी वजह से अगर कोई स्टॉर्म आ रहा है वो स्टॉप हो जाता है, अगर कोई इशू है वो भी
स्टॉप हो जाता है। और ये एक तरह से इकोसिस्टम है काफ़ी सारे वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ का, फ्लोरा का, फोना का, ये भी बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है। अगर हम मैंग्रोव्स की बात करें तो यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है 17 स्क्वायर किलोमीटर का, और इंडिया का टोटल मैंग्रोव कवर है 4992 स्क्वायर किलोमीटर्स। बट अभी जो ये हैं तो फॉरेस्ट हमारी फायर्स को भी प्रोन है। तो यहाँ पर डाटा गिवन है कि कितनी जो फॉरेस्ट है, किस एरिया में सबसे ज़्यादा फायर से इफेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जो 35.46% है हमारी फॉरेस्ट, उसको फायर होने का खतरा है। इसमें से 2.81 बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली प्रोन है, 7.85 हाईली प्रोन है, एंड 11.51% बहुत ज़्यादा प्रोन है। बाय 2030 हमारी जो टोटल फॉरेस्ट दैट इज़ 45 to 64% हमारी जो फॉरेस्ट है वो क्लाइमेट चेंज के खतरे में आ जाएंगी, क्योंकि राइज टेम्परेचर होगा जिसकी वजह से फॉरेस्ट पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड कौन कौन सी जो स्टेट्स हैं जहाँ की फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा इफेक्ट होंगे क्लाइमेट की वजह से, दीज आर असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड नागालैंड। तो अभी नॉर्थ ईस्ट की ही स्टेट्स हैं। एंड लद्दाख यहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा, जहाँ पर फॉरेस्ट कवर 0.1 से 0.2% इफेक्ट हो सकता है। अब टोटल कार्बन स्टॉक देखते हैं। टोटल कार्बन स्टॉक होता है कि कंट्री में कितनी ज़्यादा जो हमारा स्टॉक है कार्बन का, हम उसको स्टोर कर सकते हैं। जो कार्बन स्टॉक है कंट्री का हमारी फॉरेस्ट में है दैट इज़ 7204 मिलियन, जहाँ पर अभी कुछ इंक्रीज हमें देखने को मिला है 79.4 मिलियन टन्स का। 2 सालों में इतना इंक्रीज हो गया है। फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक क्या होता है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में सीक्वेंस हो जाता है। जैसे हमारे ट्रीज़ हैं वो कार्बन कैप्चरिंग करते हैं, वो अपनी रूट्स में, अपने ट्री में स्टोर कर लेते हैं कार्बन को। अगर हम उसको कट करते हैं तो उतने ही ज़्यादा कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। तो जिस वजह से फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कार्बन को स्टोर किया जाता है, जो कि लिविंग बायोमास में भी होता है, सोइल में भी होता है, डेड वुड में भी होता है और उनके लिटर में भी होता है। तो अगर हम इसको छेड़ते हैं तब भी कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। सो दिस इज योर फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक। बैम्बू फॉरेस्ट के बारे में देखते हैं। बैम्बू फॉरेस्ट ये इंक्रीज हुए हैं 13,882 मिलियन क्लम्स दैट इज स्टेम्स 2019 to 21 में, अब हो गए हैं 53336 मिलियन कम्स। सो दिस इज द data about bamboo. ओके, सो दिस इज अबाउट दिस न्यूज़। नेक्स्ट इज अबाउट कथक। अब देखते हैं कि जो इंडिया का फेमस कथक डांसर थे दैट इज़ पंडित मुन्ना शुक्ला, उनकी डेथ हो गई है। इस वजह से जो कथक डांस है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए यूपीएससी में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ ले। जो पंडित मुन्ना शुक्ला थे उन्होंने काफ़ी सारे डांस परफॉर्मेंसेस किए हैं, काफ़ी सारे क्रिएट किए हैं, जैसे कि डांस ड्रामा शायने मुगल, इंदर सभा, अमीर खुसरो, अंगा मुक्ति, अम्वेशा बहार, त्रिकना, क्रौंच धुनी। तो ये बहुत सारे वर्क्स हैं जहाँ पर इनके बारे में दिया गया है। यहाँ पर इनका जो कंट्रीब्यूशन है बहुत सिग्निफिकेंट है, जिसकी वजह से उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी दिया गया था, साहित्य कला परिषद अवार्ड दिया गया है, एंड सरस्वती सम्मान 2011 में भी दिया गया था। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कथक के बारे में पढ़ना। तो दिस इज़ योर कथक, जहाँ पर ऑर्डिनेट ज्वेलरी होती है, आई कैचिंग कॉस्ट्यूम्स होती है, क्योंकि कॉस्ट्यूम बहुत स्टाइलिश होती है, इनकी फ्लोइंग ड्रेसेस होती हैं। और जो इसका बेसिकली कथक में मेजर चीज़ क्या मैटर करती है, मेजर चीज़ यहाँ पर फुटवर्क होता है कि कैसे आप जो ताल है उसके ऊपर अपने फुट को मूव कर रहे हैं। एंड ये बेसिकली आपका पर्शियन से आ गया है। यहाँ पर एक्सप्रेसिव आइज़ होती हैं, एक आइज़ एक्सप्रेशन बहुत मैटर करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन एंड योर फुटवर्क, ये 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं जो आपका कथक को एक नॉर्थ इंडियन स्पेसिफाइड डांस बनाता है। इसके बारे में और देखते हैं। जो कथक है, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है कथा। कथा मीन्स अ स्टोरी। ये नॉर्थ इंडिया में ही पहले परफॉर्म किया जाता था, जहाँ पर टेम्पल या विलेज परफॉर्मेंस होते थे, और जो डांसर्स होते थे वो एक तरह से स्टोरी बताते थे थ्रू डांस, थ्रू कथक। एंड कथक इज़ वन ऑफ द क्लासिकल डांसेज ऑफ इंडिया। सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो कि कथक हमारे क्लासिकल डांस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इवोल्यूशन देखते हैं, कथक कैसे आया, कैसे इवॉल्व हुआ। जो कथक है वो इवॉल्व होना शुरू हुआ एक तरह से डिस्टिंक्ट मोड में, जहाँ पर 15th एंड 16th सेंचुरीज में जब भक्ति मूवमेंट आई थी तब से कथक का जन्म होना शुरू किया था। जो लीजेंड्स थे राधा कृष्णा वो फोक प्लेस करते थे, जैसे कि रासलीला, जिसके अंदर हमने फोक डांस को कंबाइन कर दिया, कुछ बेसिक जेस्चर्स डाल दिए कथक स्टोरी टेलर्स के। एंड अंडर द मुगल एम्पायर, जब मुगल एरा आया, मुगल रूल आया और उनके जो नोबल्स थे उन्होंने क्या किया, ये डांस जो था कथक उसको अपनी कोर्ट में परफॉर्मेंस के तौर पर होने लगा, जहाँ पर एक तरह से उसको यूनिक आइडेंटिटी भी मिली, इसके जो क्लैरिटी है ऑफ मूवमेंट्स वो आई, एंड ये एक तरह से डिस्टिंग्विश डांस फॉर्म के तौर पर भी बन गया।
जब वाजिद अली शाह थे लास्ट नवाब अवध के, तब ये मेजर आर्ट फॉर्म ग्रो कर चुका था, तब हमारा कथक बहुत मेजर आर्ट फॉर्म बन चुका था, इसको क्लासिकल डांस भी बना दिया गया था। तो डांस स्टाइल के बारे में देखते हैं कि कैसे होता है ये कथक डांस। एक तरह से सोलो परफॉर्मेंस होती है, यहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन डांस कर रहा होता है एंड जो पॉजेज होते हैं, यहाँ पर जो डांसर होता है वो पॉज लेते हैं, वर्सेस को रिसाइट करते हैं, और वो कैसे करते हैं, थ्रू देयर एक्शन, थ्रू देयर मूवमेंट, उनके जो हैंड की मूवमेंट है, आई की मूवमेंट है, फेशियल मूवमेंट है, फुटवर्क है, तो ये सारी चीज़ें एक तरह से कंबाइन होकर ही आपका कथक डांस ब्यूटीफुली फॉर्म होता है। यहाँ पर बेसिक जो मूवमेंट्स है वो स्किलफुली कंट्रोल्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होती हैं एंड परफॉर्म्ड होती हैं स्ट्रेट लेग्ड बाय डांसर्स विलिंग एंकल बेल्स। तो यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं घुंघरू पहन के यहाँ पर डांस किया जाता है कथक में। तत्कार भी होता है जिसको हम फंडामेंटल फुटवर्क है कथक में, एंड ये एक ऐसा ही ओनली इकलौता क्लासिकल डांस है जो कि हिंदुस्तानी और नदर्न इंडियन म्यूजिक में एक तरह से उसका स्पेसिफिक फॉर्म है। इसके कुछ डांसर्स देखते हैं जो कथक करते हैं, जिन्होंने कथक को जन्म दिया था। दीज आर बिरजू महाराज एंड सितारा देवी। सो दिस इज द पर्सनैलिटीज जिन्होंने कथक को शुरू किया था एंड अभी भी कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट योर कथक मेजर आर्ट फॉर्म। तो इसके ऊपर एक्सपेक्टेड है यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है हमारे डांस फॉर्म्स पर, तो यू शुड नो अबाउट दिस। ओके, so thank you very much, thank you for watching. If you have any doubt, do let us know on the comment section, and you can also mail us to us at info@officermedia.com. So thank you and all the best for your preparation.